नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, खालिस्तानी मूवमेंट से संबंधित आर्टिकल है, मतलब 3-4 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। इससे आपका एक पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का टॉपिक खत्म हो जाएगा। खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, कैसे ये इवोल्व हुई, आज के समय में क्या सिचुएशन है, क्यों ये फिर से सुर्खियों में आई। दूसरा आर्टिकल ओटीटी के रेगुलेशन से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। विकास की बात इंडिया करता है, लेकिन मतलब ग्लोबल लेवल के इश्यूज की बात इंडिया करता है, बट देश में कुछ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक एथिक्स का एग्जाम्पल SHO अनीता चौहान है। एक देखो पर्सन जो सुसाइड कर रहा था, पता लगा SHO अनीता चौहान को कॉल की, 10 मिनट तक बातचीत हुई, कन्विंस कराया गया उस पर्सन को कि सुसाइड मत करिए। इनको वैसे देखो काउंसलिंग का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इन्होंने कुछ वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बात की 10 मिनट तक, जैसे काइंडनेस, कंपैशन, एम्पथी, कॉमन सेंस। इन वैल्यूज़ के सहारे देखो SHO अनीता चौहान ने एक पर्सन की ज़िंदगी बचा ली। इस वजह से इनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। तो पब्लिक सर्वेंट्स के पास देखो कई बार कोई स्किल ना भी हो तो बेसिक अगर वैल्यूज होना, जैसे ब्रिटिश एम्पायर के दौरान जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके पास में एक्सपर्टीज थी, लेकिन ये वैल्यूज नहीं थी, कंपैशन, एम्पैथी। इस वजह से वो चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाते थे देश के लोगों के लिए। तो सिविल सर्वेंट्स में, पब्लिक ऑफिसर्स में ये वैल्यूज जरूर होनी चाहिए। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल खालिस्तानी मूवमेंट से संबंधित है और आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, हाल ही में पंजाब में एक घटना सामने आई। प्रो खालिस्तानी लीडर हैं अमृतपाल सिंह। इन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर अमृतसर में एक पुलिस स्टेशन है, अजनाला पुलिस स्टेशन, यहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन इनके फॉलोअर्स के पास हथियार थे, तलवारें थीं, और पुलिस को फोर्स कर दिया गया अपने एक साथी को छोड़ने के लिए, जिनका नाम था लवप्रीत सिंह तूफान। देखो इस पूरे मामले में ना पंजाब पुलिस ने एक प्रकार से घुटने से टेक दिए अमृतपाल सिंह और उनके फॉलोअर्स के सामने। और ये अमृतपाल सिंह जो है ना, प्रो खालिस्तानी लीडर हैं, खालिस्तान की वकालत करते हैं। दीप सिद्धू के बारे में आपने सुना होगा। फार्मर मूवमेंट में एक पर्सन का नाम सामने आया था, दीप सिद्धू। उनके विचार उस समय काफी ज्यादा प्रो खालिस्तानी थे। बाद में उनकी ना एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दीप सिद्धू ने ना उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था वारिस पंजाब दे। उस ऑर्गेनाइजेशन के अब हेड हैं अमृतपाल सिंह। पहले दुबई में रहते थे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बार बार खालिस्तान की बात बोलते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकती है, तो खालिस्तान की मांग को लेकर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है लोगों का एक अधिकार है, इस पर बात करना एक टैबू नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्टिग्मा नहीं होना चाहिए खालिस्तान की मांग को डिस्कस करना। देखो हम ना खालिस्तान का क्या इतिहास रहा है वो जान लेते हैं आज की इस डिस्कशन में। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में यूपीएससी सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकती है, और इनडायरेक्ट भी, इंसर्जेंसी हो या फिर सिक्योरिटी संबंधित इश्यूज हो, वहां पे आप इस खालिस्तान के इशू को एज ए एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है पूरा इतिहास खालिस्तान का? देखो जब देश आजाद हुआ था ना 1947 में, आपको पता है धर्म के नाम पर डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान। मतलब जिन्ना की ये थ्योरी थी, 2 देश होने चाहिए, हिंदुओं के लिए भारत और मुस्लिम्स के लिए अलग देश पाकिस्तान। लेकिन कांग्रेस ने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के अनुसार भारत जो देश है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, भारत पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का और सभी धर्मों का है, सिखों का। लेकिन जब देखो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, काफ़ी दंगे हुए, खास करके बंगाल में और पंजाब में।
पंजाब का तो विभाजन हो गया, बंगाल का भी विभाजन हुआ था, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए बंगाल और पंजाब। पाकिस्तान को जो पंजाब मिला, वहां पे जो सिख और हिंदू रहते थे वो भागकर भारत में आ गए, और भारत के पंजाब में जो मुस्लिम रहते थे वो भागकर पाकिस्तान में चले गए। काफी वायलेंस हुआ पंजाब में। और बंटवारे में देखो, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म जहां पर हुआ था ना, ननकाना साहिब, वो जगह पाकिस्तान में चली गई। महाराजा रंजीत सिंह का जो साम्राज्य था, एम्पायर था, उसकी कैपिटल थी लाहौर। लाहौर भी पाकिस्तान के पास चला गया। तो शुरुआत में ही, आजादी के बाद शुरुआत में कुछ पंजाबी स्पीकिंग लोगों ने ना आवाज उठानी स्टार्ट की, हमें ऑटोनमी मिलनी चाहिए। मतलब जैसे हिंदुओं को तो अलग से देश मिल गया उनके अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, मुस्लिम्स के लिए अलग से देश बन गया पाकिस्तान, और जिन्ना की थ्योरी के अनुसार हिंदुओं के लिए अलग से देश बन गया भारत। हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन हमें ना ऑटोनमी मिलनी चाहिए, हम अपने आप को अपने हिसाब से गवर्न कर सकें। ऐसी मांग कुछ पंजाब के लीडर्स ने उठानी स्टार्ट की। शुरुआत में इतनी इंटेंस मांग नहीं थी। शुरुआत में मांग अलग से राज्य बनाने की थी, मेनली कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए, अलग से एक स्टेट का निर्माण कर दिया जाए। 1955 में एक एक्ट आया था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें ना मना कर दिया गया कि हम भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बना सकते। यह तर्क दिया गया कि इंडिया में देखो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर हम हर एक भाषा के आधार पर स्टेट बनाने लगे तो भारत में न जाने कितने राज्य बन जाएंगे। तो पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग से राज्य बनाने की जो मांग थी, उसे 1955 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मना कर दिया गया। धीरे धीरे ये जो मांग थी पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए अलग से राज्य पंजाब, ये मांग और ज्यादा उग्र होती गई। फाइनली देखो 1966 में दो राज्य बने, पंजाब और हरियाणा। जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनके लिए पंजाब, और हिंदू मेजोरिटी वाला बना हरियाणा। बाद में एक अलग से राज्य बना हिमाचल प्रदेश, जो पहले यूटी था। 1971 में हिमाचल प्रदेश भी अलग से एक राज्य बन गया। लेकिन देखो चंडीगढ़ को लेके विवाद उत्पन्न हो गया। अब देखो हो क्या रहा था, पंजाब की ऑटोनॉमी को लेके जो ये मांग चल रही थी ना, अकाली दल इससे काफी सहानुभूति बटोर रहा था। पंजाब की एक पार्टी अकाली दल 1967 में 69 में अकाली दल ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया। लेकिन 1971 में आपको पता है भारत युद्ध जीत गया पाकिस्तान से। अलग से एक देश का निर्माण हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। अब कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी उस समय काफी ज्यादा हाई थी। इस वजह से अकाली दल इलेक्शन हार गया। अब देखो 1973 में ना अकाली दल के जो लीडर्स थे ना, वो इकट्ठा हुए आनंदपुर साहिब में। वहां पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया अपनी मीटिंग में, जिसमें उन्होंने जो डिमांड्स रखी ना, वो डिमांड्स देखो काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी। 1973 के आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में अकाली दल के द्वारा यह कहा गया कि चंडीगढ़ हमें दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री, कम्युनिकेशन ये मामले होने चाहिए, बाकी ऑटोनॉमी दी जाए पंजाब को, बाकी मामलों में पंजाब के पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना संविधान खुद से बना सकें। जैसी प्रथा जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के दौरान थी 2019 से पहले, वैसी ही व्यवस्था की मांग की गई थी 1973 के आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में। यहां तक तो देखो ठीक था, मतलब डायरेक्ट खालिस्तान की मांग अभी भी नहीं की गई थी। लेकिन 1978 में क्या हुआ, 1978 में ना भिंडरनवाले की एंट्री हुई इस पूरे सिनेरियो में। निरंकारी एक सेक्ट है। निरंकारी सेक्ट के जो मेंबर्स हैं वैसे वो अपने आप को सिख मानते हैं, लेकिन वो लिविंग गुरु में विश्वास रखते हैं। अदरवाइज तो देखो आपको पता है सिखिज्म में लिविंग गुरु का कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी तक 10 गुरु हुए हैं और जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं
उनको 11वें गुरु की संज्ञा दी गई है सिखिज्म में। लेकिन निरंकारी सेक्ट के मेंबर्स वैसे अपने आप को सिख बोलते, लेकिन लिविंग गुरु में विश्वास रखते। तो कुछ सिखों का मानना था कि यह गलत है, यह सिखिज्म का अपमान है, सिखिज्म को अपवित्र बनाने की कोशिश है। तो उस समय देखो भिंडरन वाले काफी विरोध कर रहे थे निरंकारी सेक्ट का। उन्होंने अपना एक समागम बुलाया था अमृतसर में, जिसका काफी विरोध हुआ था। बाद में देखो भिंडरन वाले ने एक स्पीच दी थी निरंकारी सेक्ट के अगेंस्ट। तो उस स्पीच के बाद उन्होंने काफी उग्र स्पीच दी थी, काफी भड़काऊ स्पीच दी थी। भिंडरन वाले की उस स्पीच के बाद उनके जो समर्थक थे पहुंच गए वहीं पर जहां पर उनकी मीटिंग्स चल रही थी निरंकारी सेक्ट के लोगों की। क्लैश हो गया, मतलब टकरा गए दोनों ग्रुप्स के लोग आपस में, और 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। धीरे धीरे देखो अब जो भिंडरन वाले हैं इनका इमरजेंस हो रहा था पंजाब की पॉलिटिक्स में। वैसे वो रिलीजियस लीडर थे, लेकिन उन्होंने भी डायरेक्ट खालिस्तान की मांग कभी नहीं की थी। बट उनकी जो एक्शंस थे ना वो इस प्रकार से थे। एक बार उनसे पूछा गया क्या आप खालिस्तान की डिमांड कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन अगर मुझे ऑफर किया जाएगा तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। उनसे पूछा गया क्या आप इंदिरा गांधी से मिलना चाहते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, पंडिताइन से, ब्राह्मण है ना इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि पंडिताइन से मैं नहीं मिलना चाहता। मतलब उनके जो एक्शंस थे ना वो काफी ज्यादा देश विरोधी थे। उन्होंने ऐसी बातें बोलनी स्टार्ट की कि जैसे मुगलों के समय में सिखों का ऑपरेशन हुआ था, सिखों को दबाया गया था, वैसे ही अब जो हिंदू लोग हैं वो सिखों को दबा रहे हैं। उनके इन बयानों से ना सदियों से जो हार्मनी थी ना सिखों और हिंदुओं के बीच में, वो हार्मनी जैसे टूटने से लगी। जो कुछ ऐसे लोग थे, प्रोमिनेंट लोग, जो सिख एक्सट्रीमिज्म का विरोध कर रहे थे, जैसे लाला जगत नारायण पंजाब केसरी के संपादक, उनकी हत्या कर दी गई। 1983 में क्या हुआ, एक बस को रोका गया, उसमें से पहचान की गई हिंदू कौन है, उनको मार दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं काफी सामने आने लगी। और देखो हद तो तब हो गई, मतलब भिंडरन वाले ने ना गोल्डन टेम्पल के प्रीमाइसिस में जो अकाल तख्त है, इस प्लेस को अपनी एक्टिविटीज का बिल्कुल केंद्र बना लिया, सेंटर बना लिया। अब अकाल तख्त देखो वो प्लेस है जहां से सरमन्स जारी किए जाते थे गुरुओं के द्वारा, और जब कुछ सिख वॉरियर्स युद्ध लड़ने के लिए जाते तो गुरुओं से यहां से आशीर्वाद लेके जाते थे। एक बार देखो वो पल भी आया जब भिंडरन वाले को अरेस्ट किया गया। हुआ क्या था, हुआ यह था कि वो भड़काऊ स्पीचेस दे रहे थे। वो हरियाणा के एक गुरुद्वारे में गए थे, उस समय मुख्यमंत्री थे दरबारा सिंह। वो चाहते थे कि इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन जब तक उनको हरियाणा से अरेस्ट किया जाता वो वापस पंजाब में जा चुके थे। अब हुआ क्या, भिंडरन वाले ने यह कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें ये हैं कि जब मैं चाहूंगा तब अपनी गिरफ्तारी दूंगा, और दूसरा, मुझे जब जो पुलिस वाले गिरफ्तार करने आए ना वो पुलिस वाले सिख हों और उनकी बियर्ड हो, मतलब दाढ़ी हो, जिसे कंपलसरी माना जाता है सिखिज्म में। और देखो हैरानी ये थी कि पंजाब सरकार ने उनकी इन शर्तों को मान भी लिया, जो अपने आप में काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। गिरफ्तार किया गया भिंडरन वाले को उनकी शर्तों पर। 3 हफ्ते तक वो जेल में रहे, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था इसलिए पुलिस ने उनको छोड़ दिया, जब वो जेल से बाहर आए तो वो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुके थे। इवन अकाली दल जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी ज्यादा इंटेंस है, भिंडरन वाले तो अकाली दल से भी एक कदम आगे थे। अकाली दल की राजनीति फीकी पड़ गई भिंडरन वाले की पॉलिटिक्स के सामने। भिंडरन वाले ने अकाली दल की सपोर्ट के साथ में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाई थी, जैसे गांधी जी चलाया करते थे। धर्म मोर्चा युद्ध, ऐसा कुछ नाम दिया गया इस मूवमेंट को। यह तो देखो पॉलिटिक्स में चल रहा था, लेकिन वायलेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा था। एएस अटवाल नाम के एक आईपीएस थे,
वो गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने गए थे। वहां पे देखो उनका ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया। एक आईपीएस रैंक का अधिकारी जिसका गोल्डन टेम्पल के पास कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया, और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनकी बॉडी को उठा लिया जाए। इसके पीछे रीजंस दोनों तरह के हैं। एक भिंडरन वाले के लिए सिंपैथी, दूसरा डर कहीं हमको भी ना मार दिया जाए। उस समय देखो गोल्डन टेम्पल के पास जो सीवरेज वगैरह है वहां से कई सारी बॉडीज मिली थी और काफी म्यूटिलेटेड यानी विकृत फॉर्म में मिली थी। मतलब जैसे टॉर्चर्ड बॉडीज नहीं मिलती वैसी बॉडीज मिली थी गोल्डन टेम्पल के आसपास उस दौर में। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कहा जाता है देखो उस समय काफी गलती थी, उन्होंने ना काफी वेट किया, और जब बिल्कुल सारी हदें पार हो गई तब जाके इंदिरा गांधी की सरकार ने 1984 में यह कहा कि अब हमें एक्शन लेना ही होगा। तब इंदिरा गांधी ने आदेश दिया आर्मी को कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन नहीं संभाल पा रहा है, आप जाइए और गोल्डन टेम्पल से जो मिलिटेंट्स हैं उनको फ्लश आउट कीजिए। लेकिन देखो आर्मी ने जब ऑपरेशन चलाया ना तो हुआ क्या, गोल्डन टेम्पल को के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। अब गोल्डन टेम्पल वो प्लेस है जो सिखों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है, ना सिर्फ सिखों के लिए बल्कि मैं तो कहूंगा दूसरे धर्मों के लिए भी पवित्र है। तो गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन जब चलाया गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। जो सिख पहले खालिस्तान की मांग का समर्थन नहीं करते थे उनको भी ठेस पहुंची। उनको लगा कि बहुत से सिखों को लगा कि जैसे देखो हमारी आत्मा मार दी गई है, हमारा जो इतना पवित्र प्लेस है उसको नुकसान पहुंचाया गया है सरकार के द्वारा। देखो ऑपरेशन ना ब्लू स्टार जो ऑपरेशन चला ना मिलिटेंट्स को फ्लश आउट करने के लिए, वो ऑपरेशन ना जैसा सोचा गया था वैसा नहीं चला। सोचा गया था कि जल्दी से मिलिटेंट्स को फ्लश आउट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आर्मी के सामने जो मिलिटेंट्स हैं कितना समय टिक पाएंगे। लेकिन ना एक मेजर जनरल थे जिन्होंने 1971 के वार में मुक्ति बाहिनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी बांग्लादेश की उसको सपोर्ट किया था, मुक्ति बाहिनी के लोगों को ट्रेन किया था ताकि वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकें। और उस ट्रेनिंग में ना एक इंडियन आर्मी के मेजर जनरल थे साबेग सिंह, मेजर जनरल साबेग सिंह, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ये जो मेजर जनरल साबेग सिंह थे ना ये मिल गए भिंडरनवाला के साथ में। इन्होंने वहां पर गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स को ट्रेन किया, पूरा फोर्टिफिकेशन करवाया, यहां पे आप सैंडबैग्स लगवाइए, यहां पर स्नाइपर्स को तैनात होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने ना काफी जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया था मिलिटेंट्स का। इस वजह से ऑपरेशन में लंबा समय लग गया, बहुत हमारे जवान भी शहीद हुए, सिविलियंस भी मारे गए और मिलिटेंट्स भी मारे गए। तभी तो बाद में सोचा गया था 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन चला, बाद में दोबारा से एक बार मिलिटेंट्स चले गए थे गोल्डन टेम्पल में, 1988 में फिर से एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। तभी सोचा गया कि देखो इस प्रकार के जो ऑपरेशन है ना आर्मी ना चलाए, कम से कम नुकसान होना चाहिए, तो ऐसी एक फोर्स होनी चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना ऑपरेशन चला सके। तब एनएसजी का निर्माण हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। समझ गए? तो अब देखो ये थी पूरी खालिस्तान की कहानी। आज के समय में अगर कोई पूछे कि स्टेटस क्या है खालिस्तान का, मैं देखो ये बोलूंगा पंजाब में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है खालिस्तान की। जाहिर तौर पे जिन्होंने वो दौर देखा था ना खालिस्तान का, मांग चल रही थी, किस समय से किस प्रकार से पंजाब में इंसर्जेंसी थी, वो इस बात को जानते हैं कि वो दौर बहुत ज्यादा ब्लडी था। धीरे धीरे मांग डाई डाउन हो गई। उसका रीजन भी ये था कि लोगों ने बहुत ज्यादा खून खराबा देख लिया था। इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म के बाद में इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी, तो लोग इस मांग के प्रति ना सिंपैथेटिक नहीं थे। इस वजह से ये मांग जो थी वो डाई डाउन हो गई। काफी सालों से पंजाब में शांति है, बट देखो वो लोग जो बाहर जाके बस चुके हैं जैसे कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे कुछ सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं फिर से इस मांग को रिवाइव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से ये इस मांग को उठाया जाए। कुछ लोगों के देखो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको फंडिंग होती है, और कुछ आप कह सकते हो आइसोलेटेड यूथ भी हैं, कुछ अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं इस मांग के सहारे। अनेकों रीजंस हैं, लेकिन मांग अभी इतनी इंटेंस नहीं है।
बट देखो अमृतपाल सिंह का जो इंसिडेंट अभी सामने आया ना, इनको कुछ लोग भिंडरन वाले 2.0 बोल रहे हैं। अमृतपाल सिंह, अगर आप इनकी वीडियो देखोगे, इंग्लिश में फ्लुएंट है, अपने विचार काफी कॉन्फिडेंटली रखते हैं, लॉजिक के साथ रखने की कोशिश करते हैं। ऐसी इनकी पर्सनैलिटी है अमृतपाल सिंह की, और बहुत कम समय में इनकी पॉपुलैरिटी अमृतपाल सिंह की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है कुछ ग्रुप्स के बीच में। मतलब अब वो डिपेंड करता है आप यूट्यूब पे कौन से ग्रुप्स देखोगे जहां पर इनकी पॉपुलैरिटी का पता लगाया जा सके। तो ना जिस प्रकार से पंजाब पुलिस ने ना घुटने टेक दिए अमृतपाल सिंह और इनके फॉलोअर्स के सामने, तो ना काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि आप जिस प्रकार से घुटने टेक रहे हो ना, कल को वही दौर वापस आ जाएगा जो भिंडरन वाले के समय था। अपीजमेंट मत कीजिए आप। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अमृतसर पुलिस के सामने कोई और चारा भी नहीं था, अमृतपाल सिंह के जो दोस्त हैं उनको छोड़ने के अलावा। इसे यूं नहीं कहा जा सकता कि पीछे हट गई है पंजाब पुलिस, एक स्टेप पीछे लिया है उस समय की निजाकत को देखते हुए। लेकिन देखो अभी ना, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हैं, पंजाब पुलिस की एजेंसीज हैं, उनको ना काफ़ी मुस्तैदी से काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है इस मांग को रिवाइव करने में। और जिस प्रकार से अब खुलेआम खालिस्तान के नारे लगते हैं, अलग अलग शहरों में टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, कौमी इंसाफ मोर्चा है चंडीगढ़ में, वो मांग कर रहा है कि इंसर्जेंसी के दौरान जैसे उस समय कुछ लीडर्स की हत्याएं की गई थी, उनकी हत्याओं के लिए जो दोषी लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी सजा पूरी हो चुकी है। तो कौमी इंसाफ मोर्चा के जो लोग हैं वो भी उस समय मोहाली चंडीगढ़ पुलिस से भिड़ गए थे। तो ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं। समय रहते एजेंसीज को इन घटनाओं का संज्ञान लेके जहां पर भी काम करने की आवश्यकता है काम करना चाहिए। अदरवाइज धीरे धीरे पंजाब का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, वो देखो कोशिश आगे भी बढ़ सकती है समय रहते एक्शन नहीं लिया गया तो। कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये बोलते हैं ये जो यूथ फिर से खालिस्तान की मांग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वो यूथ हैं जिनका जन्म 95 के बाद हुआ। एक्चुअली इन्होंने वो दौर देखा नहीं इंसर्जेंसी वाला, कैसे हजारों निर्दोष लोगों ने भी अपनी जान गंवाई इस इंसर्जेंसी के कारण। तो ये जो लोग हैं वो भटके हुए लोग हैं जो इस मांग को उठा रही हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया खालिस्तान की मांग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, इन सब को रेगुलेट करने से संबंधित हैं। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इन OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए ना 2021 में सरकार रूल्स लेकर आई थी। इन रूल्स का नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। मकसद ये था कि हमारे देश में OTT प्लेटफॉर्म्स का ना को रेगुलेशन हो सके। को रेगुलेशन का मतलब ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप को कुछ हद तक सेल्फ रेगुलेट करें और कुछ हद तक मिनिस्ट्री के लेवल पे भी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, इस मिनिस्ट्री के लेवल पर भी ओवरसाइट जरूर होना चाहिए कि हमने जो रेगुलेशन रखा है क्या उसका पालन किया जा रहा है, क्या सेल्फ रेगुलेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी ओवरसाइट होनी चाहिए मिनिस्ट्री के लेवल पर। उस समय सरकार ने कहा था कि हम जिस प्रकार से OTTs को रेगुलेट करेंगे ना, पूरे वर्ल्ड में एक मॉडल के समान होगा, दूसरे देश भी इसे फॉलो करेंगे। ये मुख्य प्रोविजंस थे इस मॉडल में। ग्रेवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म का प्रोविजन होगा, मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट के अगेंस्ट शिकायत की जा सकती है। इसके लिए इन प्लेटफॉर्म्स को बताना होगा कहाँ पे लोग शिकायत कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स को पालन करना होगा इन प्लेटफॉर्म्स को। और पेरेंटल लॉक का भी प्रोविजन होना चाहिए, जैसे कोई मूवी है या वेब सीरीज है जो एडल्ट है। अब इस प्रकार की एडल्ट वेब सीरीज और मूवीज को बच्चे ना देख सकें, इस प्रकार का पेरेंटल लॉक का प्रोविजन होना चाहिए। जैसे नेटफ्लिक्स में है, शायद नेटफ्लिक्स जब आप ओपन करते हो तो इस प्रकार से पूछता है ना कि चाइल्ड एक्सेस करना चाहता है या फिर कोई एडल्ट कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है, तो इस प्रकार का प्रोविजन हर एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। और एज वेरीफाई करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए
कि जो कंटेंट को एक्सेस कर रहा है उसकी एज इतनी है, इसको कैसे वेरीफाई किया जाए, उसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होना चाहिए। देखो अभी तक ना सर्वे किया गया किसी भी देश में ना ऐसा कोई प्रॉपर कानून नहीं है ओटीटीज को रेगुलेट करने के लिए। सिंगापुर में एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कॉमन रेगुलेटर है अलग अलग मीडिया के लिए। इसके अलावा ये जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ना, इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सिंगापुर की, ये ज़्यादा फोकस करती है कि पब्लिक एजुकेशन के थ्रू मीडिया लिटरेसी को प्रमोट किया जाए। कैसे, वो अभी हम आर्टिकल में जानेंगे। राइटर ये कहते हैं अभी देखो ओटीटी रूल्स जो 2021 में आए थे ना, उनके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। इवन रूल्स में यह कहा गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में वेबसाइट पर बताएंगे, लेकिन ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप जाओगे, आपको ना ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में या तो जानकारी नहीं मिलेगी या छोटी छोटी मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी आपको, आसानी से अवेलेबल नहीं है। इन रूल्स का 2021 के रूल्स का अभी भी कंप्लायंस काफी ज्यादा कम है। काफी बार एक ही लैंग्वेज में दे दी जाती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ये जानकारी। तो राइटर ये कहते हैं एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कि आपको जो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जानकारी है किस फॉन्ट में देनी है, कहां पे देनी है, हर एक प्लेटफॉर्म पे फिर वैसी ही जानकारी होनी चाहिए, उसी टेक्स्ट में, उसी फॉन्ट में, उसी लैंग्वेज में। कोशिश ये होनी चाहिए कि अलग अलग लैंग्वेजेस में ये जानकारी उपलब्ध हो। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं अभी देखो जैसे एंटी टोबैको मैसेज आता है, अब इसका प्रोविजन ना एक्ट में कर दिया गया है, कानून है कि आपको एंटी टोबैको मैसेज दिखाना ही है। जब मूवी में कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस सिगरेट पीती है तब ये मैसेज आ जाता है कि तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार से मूवी की स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा ये आना चाहिए कि किस एज वर्ग के लिए ये मूवी है, कैसी मूवी है, ताकि चुनाव किया जा सके कि किसको ये मूवी देखनी है, किसको नहीं देखनी है। अभी ना ये इंफॉर्मेशन उतना एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं होती जितना कि होनी चाहिए, तो इसे ना कानून में शामिल कर दिया जाए एंटी टोबैको मैसेज की तरह सिनेमेटोग्राफ एक्ट में, ताकि ये इंफॉर्मेशन मूवी मेकर्स के द्वारा ज्यादा बेहतर ढंग से प्रेजेंट की जाए। अब इसके बाद एक सजेशन राइटर के द्वारा यह दिया जाता है पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए, समय समय पर ऑडिट होना चाहिए किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा कि 2021 के जो रूल्स हैं उनका पालन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। और रूल्स में यह भी कहा गया है कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म की, ये बताए कि उनको कितनी ग्रीवेंस हासिल हुई है और ग्रीवेंस पर उन्होंने क्या फैसला लिया है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है कि ग्रीवेंस ये गई, ये फैसला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लिया गया, सारी डिटेल्स अपलोड होनी चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट सजेशन, अभी देखो 3 टियर का मैकेनिज्म है। पहले सेल्फ रेगुलेशन है, उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास में शिकायत आती है। अब इसमें मिनिस्ट्री के द्वारा जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, वो सदस्य होते हैं इस कमेटी के। इस कमेटी के बाद फाइनली स्टैंप लगाई जाती है मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के द्वारा। मतलब आईडीसी जो है यानी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, ये तो सजेशंस दे देती है कि ये करना चाहिए, फाइनली फिर एक्शन लिया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा, फाइनल डिसीजन जिसे आप कह सकते हो। राइटर ये कहते हैं देखो एक ना स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, कानून बना के बॉडी स्टैब्लिश करो। ये जो बॉडी है ना इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, इसमें तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं। जब तक कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बन जाती, कानून से कोई बॉडी नहीं बन जाती, तब तक इस बॉडी को आप इंडिपेंडेंट बनाओ, तब जाके काम करे चलेगा। अदरवाइज तो देखो सरकार के लोग हैं इसमें और ज्यादा इफेक्टिव ढंग से ये जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाएगी। अभी देखो कोई एपोलॉजी या वार्निंग सेंसर डिस्क्लोज करने का प्रोविजन भी नहीं है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट पर। इसको होना माफी का प्रोविजन होना चाहिए, कोई गलती होती है तो वो एपोलॉजी दे सकें। फाइनेंशियल पेनल्टीज का प्रोविजन भी होना चाहिए कि गलती करने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जा सके। कुल मिला के देखो राइटर ये कहते हैं कि रूल्स तो ठीक ठाक हैं, बट इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्मली नहीं होना चाहिए, थोड़ा और स्पेसिफिक जाने की आवश्यकता है ताकि
रूल्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे हमने डिस्कस किया ना, सभी प्लेटफॉर्म पर जो डिटेल्स हैं ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म की वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जैसे किस फॉन्ट में, किस कलर में, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 2021 के रूल्स को अच्छे से फॉलो कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में कहा जाता है कि गवर्नमेंट के हाथों में पावर्स सेंट्रलाइज होने के कारण विकास उतना अच्छे से नहीं आ सका है जितना अच्छे से आना चाहिए देश में। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बनना जा रहा है, इंडिया के पास मौका है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। बट देखो, पहले तो अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। आज भी G20 में पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया सबसे नीचे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी G20 के मेंबर कंट्रीज में इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे कम है। 30% जॉब्स हमारे देश में ऐसी हैं जिनको करने के लिए सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन चाहिए। 70% जो अभी वर्कफोर्स में हैं उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब मर्जी चाहे उनको निकाल दिया जाए, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में वो काम करते हैं। वैसे देखो, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या 90% है, लेकिन उनमें से 70% ऐसे हैं कि उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। हमारे देश में हार्डली देखो 35% मेल ऐसे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन अटेन करते हैं, हासिल करने हैं, और सिर्फ 18% फीमेल ऐसी हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करती हैं। रिवर्स देश की बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हैं, सिटीज़ का बुरा हाल है, बहुत बच्चे मालनरिशमेंट का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बहुत कम है। पोल्यूशन के मामले में इंडिया की सिटीज़ ऊपर आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतनी ज़्यादा है। गर्ल्स बहुत से इलाकों में स्कूल नहीं जाती। वर्किंग वुमेन के लिए सिचुएशन सेफ नहीं है। हाल ही में रेसलर्स ने विरोध किया, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किए। तो राइटर ये कहते हैं रिफॉर्म देश में नहीं आ पा रहे हैं, इसकी एक मुख्य वजह है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स नहीं है, सेंट्रल साइंटिफिक एजेंसीज में रिफॉर्म नहीं है। हमारे देश में देखो IAS, IIT, IIM यहां से निकले जो लोग हैं ना वो देश को चलाते हैं। लेकिन अब देखो, जैसे जो लोग IAS बन गए उनकी जो ट्रेनिंग है वो देखो पुराने तरीके से ही होती है। समय आपको पता है कितना चेंज हो चुका है। आजकल तो इंटरनेट जब से एकदम से इंडिया में आया है, मतलब जियो रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया है, कैसे कैसी वीडियोस वायरल होती हैं। ऑफिसर्स सेलिब्रिटी की तरह बन गए हैं। टीना डाबी, सृष्टि देशमुख, इनकी कितनी वीडियोस वायरल होती हैं। तो मतलब जो ऑफिसर बनते हैं ना, कई बार इस प्रकार की सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होते, वो अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं दे पाते। ट्रेनिंग में उनको ट्रेन करना चाहिए कि भैया ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, आप पावर के नशे में खो सकते हो, फेम के नशे में खो सकते हो, तैयार रहिए। ये सब कुछ सिखाना जरूरी है, लेकिन मॉडर्न समय के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं है। उसी प्रकार से देखो, जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स हैं ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं देश की सिचुएशन के लिए। वो निकले, उनका काम होना चाहिए था कि जैसे पोल्यूशन जैसी समस्याएं हैं, इनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आना, ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन समय पे सरकार को देना ताकि सचेत किया जा सके। बट नहीं, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखो परफॉर्म नहीं किया है। IITs आज के समय में ठीक वैसे ही हैं जैसे 1990 के दशक में थे। IIT ग्रेजुएट बेशक वो देखो ग्लोबल ब्रांड बन जाता है, लेकिन उसका नेशन इंटरेस्ट में कोई, नेशन को बिल्ड करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि अब मैं IIT से पास आउट हुआ हूं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, नहीं। और करंट IAS ऑफिसर्स जो हैं वो भी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करने में असक्षम हैं। सोसाइटी की बदलती जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। उनका वर्क कल्चर, उनकी ट्रेनिंग अभी भी ओल्ड फैशन्ड है। ये सब बातें राइटर बोलते हैं, इन सब चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। पहले इंडिया को अपने अंदर भी देखना चाहिए। ग्लोबल प्रॉब्लम्स तो इंडिया दूर करे, एड्रेस करे, लेकिन घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर ना करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। 3 इश्यूज को आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।